करता है। ठीक है, सारी सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज देखी कि तुम एक्सेस कंट्रोल कैसे करते हो। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि राउटिंग कैसे काम करती है। राउटिंग के लिए मैंने कल तुम्हें एक छोटा सा ऐप बना के दिया था, उसमें थोड़ा फन वे में सीख सकते हो। ठीक है, क्योंकि बार बार नेटवर्क टैब में जाना ऑब्वियसली थोड़ा हेक्टिक काम है, लेकिन जितनी जल्दी हो सके तुम नेटवर्क टैब की आदत डाल लो तो ज्यादा बेटर है। समझ में आ रहा है? और इन सब के बाद हम आज स्टार्ट करेंगे सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन। तो ये होता क्या है, तो सबसे पहले हम समझेंगे। तो देखो, यहाँ पे जब भी दो डिवाइसेस को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना पड़ता है, ठीक है, तो क्या होता है, एक एक सबसे पहले एक कोई भी क्लाइंट होता है। क्लाइंट मान लो फ्रंट एंड हो गया। ठीक है, फ्रंट एंड में क्या हो सकता है, कोई भी ब्राउजर हो सकता है। और फिर उसको कम्युनिकेट करना है, किससे करना है, सर्वर से कम्युनिकेट करना है। मान लो कोई एप्लीकेशन है। ठीक है, वो एप्लीकेशन का कुछ ना कुछ फ्रंट एंड होगा जो मान लो एक एक टाइम के लिए ब्राउजर पे चलेगा, क्लाइंट पे चलेगा, या कोई मोबाइल ऐप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, कुछ भी हो गया। ठीक है, वो अब चाहे किसी सर्वर से उसको कम्युनिकेट करना है जो रिमोटली कहीं प्रेजेंट है, मान लो AWS पे होस्टेड है वो। ठीक है, तो अब वो किसी ना किसी प्रोटोकॉल से बात करेंगे, जैसे कि HTTP हो गया जो ट्रेडिशनल है। उसके बाद नए प्रोटोकॉल्स हैं जो हमें परसिस्टेंट कनेक्शंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि वेब सॉकेट्स हो गए जो रियल टाइम कम्युनिकेशन में यूज होते हैं। GRPC हो गया। ये इन सब के अलग अलग यूज केसेस होते हैं। हाँ, तो अब क्या है, अब जब भी हम कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उसके कुछ ये सारे सबसे पहले कंपोनेंट्स होते हैं, और उसके बाद हम क्लाइंट से सर्वर तक रिक्वेस्ट भेजते हैं। ठीक है, क्लाइंट से सर्वर तक कुछ रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो रिक्वेस्ट में क्या क्या जाता है, बेसिकली रिक्वेस्ट में जाता है मेथड्स, राउट, HTTP वर्जन, सारे के सारे हेडर्स जितने भी इंपॉर्टेंट है उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद ये मान लो ब्लैंक लाइन है, ब्लैंक लाइन के बाद क्या स्टार्ट होता है, ब्लैंक लाइन के बाद एक्चुअल बॉडी स्टार्ट होती है। ठीक है, और फिर एक्चुअल बॉडी में हम क्या भेजते हैं, एक्चुअल बॉडी में हम कुछ भी कंटेंट भेजते हैं। अब वो कंटेंट क्या हो सकता है, कंटेंट किसी तरह का डाटा हो सकता है किसी यूजर के बारे में। ठीक है, कुछ फाइल हो सकती है, इमेज, टेक्स्ट फाइल, या फिर कोई वीडियो फाइल, कुछ भी हो सकता है। तो फिर अब हम जब ये रिक्वेस्ट सर्वर तक भेजते हैं, ठीक है, अब ये रिक्वेस्ट जब सर्वर तक भेजते हैं, हम कुछ भी डाटा भेज सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि सर्वर क्लाइंट और सर्वर एक ही लैंग्वेज में लिखा हुआ हो। समझ रहे हो? जरूरी नहीं कि क्लाइंट और सर्वर एक ही लैंग्वेज में लिखा हुआ हो। तो जैसे कि आजकल मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस जो है वो जावास्क्रिप्ट बेस्ड होती है, जो भी वेब एप्लीकेशंस होती है। मोबाइल ऐप्स भी जावास्क्रिप्ट की मदद से बनते हैं, जैसे कि रिएक्ट नेटिव की मदद, iOS और एंड्रॉइड दोनों बन सकते हैं। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे हमने एग्जांपल ले लिया कि क्लाइंट या फ्रंट एंड जो भी है वो एक जावास्क्रिप्ट ऐप है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट ऐप है। अब इसको कम्युनिकेट करना है एक सर्वर से। अब सर्वर क्या पता भाई तुम्हें किस लैंग्वेज में लिखा हो, मान लो यहाँ पे हमने एग्जांपल ले लिया वो गोलैंग में लिखा है, या फिर एक रस्ट का बैकएंड है। ठीक है, तो एक गोलैंग और रस्ट दोनों एक लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। ठीक है, तो अब भाई ये दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अलग अलग हैं, तो इनके अंदर के डाटा टाइप्स जो होंगे इनमें वो भी अलग अलग ही हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट किसी अलग तरीके से थोड़ा सा डाटा रिप्रेजेंट करता है। गोलैंग या रस्ट जो है थोड़ा अलग तरीके से डाटा रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि इसमें ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें रस्ट में स्ट्रक्ट होता है। ठीक है, तो अब हमें कुछ एक ना, तो इसमें दिक्कत क्या आई, सबसे पहले इसमें दिक्कत ये आई कि ऐसा मतलब कोई मीडियम नहीं है कि सर्वर और क्लाइंट कुछ एक कॉमन लैंग्वेज में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। समझ रहे हो? अब मान लो कि क्लाइंट ने किसी ऐसे फॉर्मेट में डाटा भेजा जो सर्वर को समझ ही ना आए।
फिर उस केस में हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे? उस केस में हम जो ये रिक्वेस्ट भेजेंगे हम जो ये रिक्वेस्ट भेजेंगे सर्वर तक, ये रिक्वेस्ट बॉडी है ना, इस रिक्वेस्ट बॉडी में, सॉरी ये रिक्वेस्ट है, तो ये रिक्वेस्ट बॉडी यहाँ पर है। अब ये रिक्वेस्ट बॉडी हम सर्वर पे भेजेंगे, अब सर्वर को जब तक समझ ही नहीं आएगा इसमें क्या है, तो वो इस डाटा को कैसे प्रोसेस करेगा? जो भी बिजनेस लॉजिक है, जो भी प्रोसेसेस है, वो इस पे कैसे इम्प्लीमेंट करेगा? ठीक है, वो एक काफी बड़ा क्वेश्चन है। तो इसके लिए हमें ए, एक सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। वो सॉल्यूशन क्या हो सकता है? बहुत कॉमन सा, वो एक कॉमन सॉल्यूशन हो सकता है कि भाई हम ना एक कॉमन लैंग्वेज या कुछ बिल्ड कर दें जिससे क्लाइंट और सर्वर दोनों कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है, एक दूसरे को समझ सकें। एक मिनट। हाँ, तो ऐसा ऐसा कोई कमी ऐसी कोई चीज होनी चाहिए, ऐसा कुछ मीडियम होना चाहिए जिससे क्लाइंट जो किसी भी लैंग्वेज में लिखा हो, और एक सर्वर जो किसी और लैंग्वेज में लिखा हो, मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके एक कॉमन मीडियम के थ्रू। जैसे कि एक बंदा है, मान लो एक रशियन है, ठीक है, या मान लो अभी के लिए कोई मान लो अभी के लिए मान लो एक रशियन है, ठीक है, कोई, और एक इंडियन है। रशियन की क्या भाषा होगी? ऑब्वियसली रशियन बोलेगा, ठीक है, कुछ। और इंडियन की क्या टिपिकल लैंग्वेज होती है? हिंदी, या कुछ भी रीजनल लैंग्वेज मान लो। अब ये दोनों बंदे आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे? ऑब्वियसली एक कॉमन मीडियम होगा कुछ ना कुछ। वो कॉमन मीडियम क्या हो सकता है? वो कॉमन मीडियम इंग्लिश हो सकता है। ठीक है, तो अब हमें इसके लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक डाटा फॉर्मेट डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, जिससे हम कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर सकें, मतलब, ठीक समझ रहे हो? उसके लिए हमें एक लैंग्वेज अग्नोस्टिक डाटा फॉर्मेट डिफाइन करना पड़ेगा। अब इस लैंग्वेज अग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज अग्नोस्टिक का मतलब ये होता है कि हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को साइड में रखते हुए सिर्फ अपनी प्रॉब्लम पे, मेन प्रॉब्लम पे, और हम उसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, और मेन प्रॉब्लम पे और उसको सॉल्यूशन पे ध्यान देते हैं। हम ये नहीं देखते कि भाई वो किस लैंग्वेज में है, किस लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट है। समझ रहे हो? तो अगर हम इस सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट से अगर हम समझना चाहे, तो यहाँ पे लैंग्वेज एग्नोस्टिक का क्या मतलब होगा? यहाँ पे लैंग्वेज एग्नोस्टिक का मतलब ये होगा कि द फॉर्मेट यूज्ड फॉर इनकोडिंग एंड डिकोडिंग द डाटा इज कंपैटिबल विद मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमें कोई ऐसा डाटा फॉर्मेट डिफाइन करना पड़ेगा जो हम मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज करें तो भी वो काम करेगा। समझ रहे हो? ये मैटर नहीं करता कि तुमने अपनी सर्विस, अपना फ्रंट एंड या अपना बैक एंड किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ लिखा है, वो उसमें फिर भी काम करेगा। ठीक है, इससे क्या हमें फायदा होगा? इससे हमें ये फायदा होगा कि जो हमारा डाटा एक्सचेंज है सिस्टम्स के बीच, वो इजी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ठीक है, अब डाटा जब एक एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाता है, ठीक है, मतलब क्लाइंट से सर्वर तक जाता है, तो अब इसमें काफी सारी लेयर्स होती हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन के बीच में। वो लेयर्स क्या क्या होती हैं? वो लेयर्स हम ओएसआई मॉडल में सीखते हैं। अब ओएसआई मॉडल मॉडल का मेरा यहाँ पे वो नहीं है, या एक मिनट। ओएसआई मॉडल क्या होता है बेसिकली? कंप्यूटर नेटवर्क्स में हम पढ़ते हैं सबसे पहले, ठीक है। ओएसआई मॉडल होता है कि
उसमें बेसिकली 7 लेयर्स होती हैं, ठीक है। मतलब एक डाटा दूसरी, सॉरी, एक मशीन से दूसरी मशीन तक डाटा जब जाएगा, तो वो ऐसा नहीं है कि वो रॉ फॉर्मेट में जाएगा। मेरा यहाँ से रॉ फॉर्मेट का मतलब क्या है? रॉ फॉर्मेट का मतलब जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे कि अभी मैं प्लेन इंग्लिश में लिख रहा हूँ, प्लेन टेक्स्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि यहाँ पे मैं प्लेन इंग्लिश में लिख रहा हूँ तो वो डाटा एज इट इज कम्युनिकेट हो, ठीक है। इसका इसको पहले से हम कन्वर्ट करेंगे किसी और लैंग्वेज में, ठीक है। कोई और लैंग्वेज क्या हो सकती है? वो इनक्रिप्टेड लैंग्वेज हो सकती है किसी एल्गोरिथम के थ्रू, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए। और फिर उस इनक्रिप्टेड लैंग्वेज के बाद हम फाइनल किस लैंग्वेज में डाटा ट्रांसफर करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे। उसको हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में। बाइनरी क्या होता है? बाइनरी होता है जीरो एंड वंस, ठीक है। और फिर जीरो एंड वंस के कैसे ट्रांसफर होगा? जीरो एंड वंस ट्रांसफर होगा, जीरो एंड वंस ट्रांसफर होगा, क्या बोलते हैं, रेडियो सिग्नल्स के, या फिर वायर ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, ठीक है। अब वो डाटा कैसे ट्रांसफर होता है, जैसे कि मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था थोड़ा सा समझाने के लिए, हाई लेवल, कि हम ऑब्वियसली नेटवर्क के थ्रू सारा डाटा कम्युनिकेट नहीं करते। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब डाटा ट्रांसफर होता है तो किसके थ्रू होता है? ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू होता है। अब वो ऑप्टिकल फाइबर्स लाइट का यूज करती हैं, ठीक है, कई एनर्जी का यूज करती है। तो वहाँ पे कैसे वो समझते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं कि भाई ये जो वैल्यू है आगे वाली जीरो है या वन है? तो इसका बेसिक सा तुम समझ सकते हो कि जीरो का मतलब एनर्जी है, जीरो का और वन का मतलब एनर्जी नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करता है बेसिकली, अगर तुम बहुत ही उसमें उससे लेम तरीके से समझना चाहो, तो बटन मैंने बंद कर दिया, मतलब कोई भी एक स्विच है, मैंने स्विच ऑफ कर दिया तो वो जीरो हो गया, और अगर ऑन कर दिया तो वन हो गया, खत्म। तो स्विच ऑन ऑफ ऑन ऑफ करके हम ऐसे एनर्जी के थ्रू डाटा ट्रांसफर करते हैं। तो ठीक है, तो इसमें ना काफी सारी लेयर्स होती हैं बेसिकली। तो हम एज एन डेवलपर ना हमेशा सबसे ये सेवंथ लेयर पे से डील करते हैं। इस सेवंथ लेयर कौन सी होती है? ये होती है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर से तुम्हारा इससे नाम ही तुम्हें समझ आ रहा है कि हम इसमें सारी एप्लीकेशंस की चीजों के साथ काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि डाटा हो गया, ठीक है, हमारा बिजनेस लॉजिक हो गया, हम उसको कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, किस लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर, कि हम उसको किस फॉर्मेट में दिखा रहे हैं, ठीक है। ऐसे करके 7 लेयर्स होती हैं, ठीक है। और एंड में यहाँ पे कुछ भी डाटा होगा, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश करी, तो यहाँ पे मान लो एक क्लाइंट है, एक सर्वर है, ठीक है। ये दोनों एक इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इंटरनेट से की मदद से ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। अब हमें क्लाइंट से सर्वर तक कुछ डाटा ट्रांसमिट करना है, ठीक है, कुछ डाटा भेजना है। तो हम क्या करेंगे? टिपिकली टिपिकली हम करेंगे कि भाई मैं कुछ ऐसा डाटा फॉर्मेट चूज कर लूंगा जो कॉमन होगा दोनों में, पहली बात, ठीक है। उस कॉमन डाटा में क्या चूज कर सकता हूँ? कॉमन डाटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए लिया है जेसॉन। जेसॉन क्या होता है? जेसॉन होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है। इसका नाम से तुम समझ सकते हो कि ये क्या होता है। कि जैसे कि इसका तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूँ, हाँ, ये देखो, ये जेसॉन का एग्जांपल है, ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट में हम ऑब्जेक्ट्स भी ना जो है ऐसे ही डिफाइन करते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में हम ऑब्जेक्ट्स भी ऐसे ही डिफाइन करते हैं। तो इससे तुम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि इसका नाम जेसॉन क्यों पड़ा, ऑब्वियसली, ठीक है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। लेकिन ये जेसॉन जो है ना, ये मतलब काफी वाइडली यूज्ड है। मतलब इसका यूज केस अगर तुम समझोगे जब, तो तुम इसको बैकएंड में भी यूज कर सकते हो, चाहे वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, जावा हो, रस्ट हो, ठीक है, गोलैंग हो, पाइथन हो, कुछ भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, ठीक है, वो जेसॉन सपोर्ट करता है, पार्स उसको करता है, मतलब उसको समझता है, ठीक है। और हम जेसॉन को कहाँ कहाँ यूज करते हैं? तो जेसॉन को हम जैसे कुछ, जब तुम कोई एप्लीकेशन बनाते हो, तो उसमें कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स लिखी जाती है ना। कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स का मेरा मतलब है जहाँ पे तुम अपना सारा डाटा का क्या बोलते हैं,
होस्ट हो गया, पैकेज का नाम हो गया, कि मतलब तुम्हारी कौन कौन सी डिपेंडेंसीज तुमने यूज करी है। ठीक है, तुम्हारी जो ऐप बना रहे हो उसका वर्जन तुम स्टोर करते हो ना एक फाइल में, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो, हाँ यहाँ देखो, जैसे कि हाँ मैंने एक ऐप बनाया था जो लास्ट क्लास में तुम्हें प्रोवाइड करा था, तो उसमें मान लो उसका ना एक फ्रंट एंड है। तो इस फ्रंट एंड में मैं देखो यहाँ पे ना एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो सकती है वीट डॉट कॉन्फ़िग, जो वीट ने मेरे को बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करी है। ठीक है, इसमें देखो मैंने डाटा कैसे स्टोर करा है, ये इसमें फंक्शन की वजह से स्टोर हुआ है। लेकिन अगर दूसरी फाइल देखो तो पैकेज डॉट जेसॉन, इसमें भी सारी कॉन्फ़िगरेशन सी स्टोर है एक तरीके की, कि मेरी सबसे पहले जो मैंने ये ऐप बनाया है उसका नाम क्या है। ठीक है, ये क्या है, मतलब स्टेटस क्या है इसका, प्राइवेट है या पब्लिक है, और इसका क्या है मतलब वर्जन क्या है, इसका मॉड्यूल क्या है, इसमें मैंने क्या क्या सी कौन कौन से स्क्रिप्ट्स हैं जो मैं रन कर सकता हूँ। ठीक है, इसमें डिपेंडेंसीज क्या है, मतलब मैंने इसमें क्या क्या लाइब्रेरी यूज करी है अपने काम को आसान करने के लिए। ठीक है, तो इसमें भी जो हम डाटा देखो यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं ना, तो एक तरह का जेसॉन फॉर्मेट ही तो है। ठीक है, एक तरह का नहीं, मतलब जेसॉन फॉर्मेट में डाटा सारा सेव है। समझ में आ रहा है? तो हम जेसॉन को काफी जगह यूज करते हैं। तो ये हो गया। तो हमने यहाँ क्या करा, तो हमने क्लाइंट से सर्वर तक हम डाटा पहुंचाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमने ना यहाँ पे जेसॉन में ये डाटा ट्रांसमिट करा। तो ये डाटा जैसे ही ट्रांसमिट करा, तो यहाँ पे ये वाला, मान लो ये वाला एप्लीकेशन लेयर, ये जो है ना ये एप्लीकेशन लेयर मान लो। ठीक है, अब ये सात की सात लेयर के बीच में से होकर गुजरेगा यहाँ कहीं। ठीक है, सात की सात लेयर में से होके गुजरेगा, फिर ये एंड में क्या, एंड में ये बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब वो बाइनरी जो है वो इंटरनेट के थ्रू, वायर्स के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू सारा ट्रांसमिट होगी, फिर वो दूसरे एंड पे पहुंचेगी, फिर वो बाइनरी जो है वो डायरेक्ट ना फिर यहाँ जाएगी। यहाँ कहाँ जाएगी, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे मान लो ये सेवन्थ लेयर है ना, यहाँ पे मैंने जेसॉन में डाटा ट्रांसमिट करा, और ये नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। फिर ये फिजिकल जो लेयर जो है ये यहाँ पे जाके ये 0 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये 0 1 की मदद से एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचेगा। एक एंड से दूसरे एंड तक मतलब, अब क्या पता भाई जो मैं जिस सर्वर से कांटेक्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ वो किसी और कंट्री में हो। समझ रहे हो? तो अब या तो वायर के थ्रू जाएगा या नेटवर्क के थ्रू जाएगा, किसी ना किसी राउटर्स के पे हॉप करते करते। तो उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ पे ये बाइनरी में पहुंच गया वहां पे। उसके बाद जैसे ही वो बाइनरी में जाएगा, तो वो ना इस वाले एंड से फिजिकल से ही रिसीव होगा। जैसे ये फिजिकल से रिसीव होगा, फिर वो ऊपर जाता जाएगा, जाता जाएगा, और फिर ये वापस ही जेसॉन में कन्वर्ट हो जाएगा एप्लीकेशन लेयर पे जाके। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से कुछ हमारा फ्लो होता है। तो अब देखो, अब हाँ तो इतना हो गया। अब हम समझेंगे एक्चुअल में सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन ना होता क्या है। तो सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन मतलब एक तरह की नेटवर्किंग और बैकएंड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स ही हैं। ठीक है, इसमें हम सारा डाटा का कम्युनिकेशन एक्सचेंज देखते हैं। समझ में आ रहा है? और तो सबसे पहले सीरियलाइजेशन क्या होता है। सीरियलाइजेशन होता है कि देखो यहाँ पे पढ़ो, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इन मेमोरी डाटा। इन मेमोरी डाटा मतलब ऐसा, इन मेमोरी डाटा मतलब ऐसा डाटा जो हम अपनी रैम में स्टोर कर सकते, जो हम प्रोसेस करते हैं। समझ रहे हो? जो हम प्रोसेस डाटा करते हैं वैसा डाटा, लाइक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट या रस्ट स्ट्रक्ट। ठीक है, ये ऐसा डाटा, इसका मतलब ये है कि ऐसा डाटा को हम कन्वर्ट करते हैं जो हम प्रोसेस मतलब एक्चुअल प्रोग्रामिंग में, एक्चुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोसेस करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि जावास्क्रिप्ट में हम क्या प्रोसेस करने के लिए यूज करते हैं, उसके डाटा टाइप के हिसाब से ऑब्जेक्ट्स ऑब्वियसली। और रस्ट में हम क्या यूज करते हैं, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंडर रहकर जो भी है प्रोसेस करने के लिए स्ट्रक्ट। ठीक है, इनटू अ फॉर्मेट सूटेबल फॉर ट्रांसमिशन ओवर द नेटवर्क। समझ रहे हो? हम ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं
जिससे हम एक नेटवर्क के थ्रू ट्रांसमिट उसको कर सकें, ठीक है, या फिर उसको स्टोर कर सकें। अब स्टोरेज स्टोरेज की बात हम बाद में करेंगे जब हम डाटाबेसेस तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। आज के लिए हम ट्रांसमिशन वाला हिस्सा समझेंगे कि हम कैसे इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो और फिर डीसिलाइजेशन क्या होता है? डीसिलाइजेशन होता है बेसिकली रिवर्स द प्रोसेस। अब रिवर्स द प्रोसेस मतलब हमने यहाँ पर जेसॉन से बाइनरी में कन्वर्ट करा, उसके बाद ही डाटा ट्रांसफर करा नेटवर्क या किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू, ठीक है। अब हम इसका ये वाला जो पार्ट है इसको हम डी सॉरी सीरियलाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है इसको हम सीरियलाइजेशन बोलेंगे। और उसके बाद जो है ये वाला पार्ट जो है जो बाइनरी से जेसॉन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, इसको हम बोल देंगे डीसिलाइजेशन। समझ में आ गई? तो क्या होगा अभी? तो डिस इसका पढ़ोगे, taking the transmitted format and converted it back into native data types in the receiving environment। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब हमने कुछ भी डाटा मतलब सबसे पहले क्या करा हमने, बेसिकली एक कॉमन फॉर्मेट में उसको डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब वो कॉमन फॉर्मेट हमने ट्रांसफर करने की क्लाइंट साइड से सर्वर साइड तक ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बीच में क्या क्या हो रहा है? उसके बीच में ये बाइनरी में कन्वर्ट हो रहा है, बाइनरी से फिर ये वापस जेसॉन में कन्वर्ट हो रहा है, जेसॉन ये यहाँ जाकर और सर्वर पे जाकर पार्स होगा। अब वो अंडर द हुड इसको किस में अपने डाटा टाइप में स्टोर कर रहा है वो। अब मान लो ये जो है ना रस्ट में लिखा हुआ है या गोलैंग में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इनका क्या बोलते हैं, डाटा टाइप होता है स्ट्रक्ट, ठीक है, जो सिमिलर ही होता है, इससे कुछ नाम थोड़ा अलग है, थोड़ी अंडर की इम्प्लीमेंटेशन अलग है। तो ये क्या करेगा, ये जाके ना सबसे पहले जेसॉन को है पार्स करेगा। पार्स का मैंने मतलब बताया था, पार्स का मतलब रीड करेगा प्रोसेस करेगा कि मतलब उसको थोड़ा सा समझने में आसानी हो, ठीक है। पार्सिंग का मतलब ये समझ। और जैसे ही वो पार्स कर देगा तो उसके पास सारा जो भी डाटा है उसके पास वो डाटा आ गया। अब वो डाटा को इस तरह कन्वर्ट कर देगा अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मतलब नेटिव डाटा टाइप में। नेटिव मतलब खुद का मतलब, ठीक है, खुद की ऐसे कुछ डाटा टाइप में कन्वर्ट कर दे जिसको प्रोसेस कर सके। बस उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद वो उसको प्रोसेस करेगा, जो भी बिजनेस लॉजिक है वो उस पर इम्प्लीमेंट करेगा। और उस बिजनेस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के बाद वो उसको रिस्पॉन्स देगा। अब रिस्पॉन्स वो किस किस उसमें देगा, रिस्पॉन्स में वो स्टेटस कोड प्रोवाइड करेगा, कोई मैसेज होगा तो वो होगा, ठीक है, कोई डाटा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद उस वापस उसको वो जेसॉन फॉर्मेट से भेज देगा, वो जेसॉन फॉर्मेट से जाएगा और उसके बाद फिर वो इंटरनेट के बेसिक फ्लो के थ्रू क्लाइंट के पास चला जाएगा। क्लाइंट के पास जाके क्या होगा, क्लाइंट के पास जाके वो बेसिकली यूआई पे उसके मतलब यूजर इंटरफेस पे उसको शो कर देगा जो भी होगा, ठीक है। तो वाई यूज स्टैंडर्ड फॉर्मेट? ऑब्वियसली क्योंकि तुम ही सोचो कि अगर हमारे पास कोई ऐसा कॉमन फॉर्मेट ना हो तो हम एक से मतलब एक सर्विस से दूसरी सर्विस तक कैसे कर सकेंगे, या एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट तक कैसे कम्युनिकेट कर सकेंगे? क्योंकि तुम्हें इतना समझ आ गया होगा कि हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग वाली क्लास से, जैसे कि दिखाता हूँ। इस वाली क्लास में मैंने इतना समझाया था। इसमें मैंने तुम्हें इससे ना तुमको एक सीख और लेनी चाहिए थी कि मैंने बोला था ना कि जो मेन सर्वर होता है ना, इस मेन सर्वर में ये जरूरी नहीं कि एक प्रोसेस चल रहा हो, इसमें 10 प्रोसेस चल रहे हो, क्या पता 50 सर्वर चल रहे हो। अब वो 50 के 50 सर्वर जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे हुए हों, ठीक है। जैसे कि मैंने उस दिन समझाया था कि अगर हमारे पास कोई ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमको परफॉर्मेंस चाहिए, ठीक है, हमें कंकरेंट यूजर्स चाहिए। कंकरेंट यूजर्स का मतलब काफी सारे यूजर्स पैरेलली उसको मतलब हमारे सर्विस को यूज कर पाए। तो उसके लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ठीक रहेगी? उसके लिए जावा ठीक रहेगी, ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग सपोर्ट करती है, कंकरेंसी सपोर्ट करती है, ठीक है। उसके लिए गोलैंग भी ठीक रहेगी, वो भी कंकरेंसी सपोर्ट करती है, परफॉर्मेंट है, ठीक है। मेरे पास कोई ऐसा टास्क है जो मेरे को ना और दूसरे एग्जांपल में मैंने बताया था कि मेरे पास कोई ऐसा टास्क है
जो मेरे को ना मैं थोड़ी देर बाद भी करूँ तो वो चलेगा। इसका मतलब क्या है, बैकग्राउंड टास्क, ठीक है, जो कि इमीडिएट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उसको हम थोड़ा सा होल्ड पर डाल सकते हैं, या ठीक है। तो उसके लिए हम कैसी लैंग्वेज यूज करेंगे, हम उसमें नोड जेएस यूज कर लेंगे, ठीक है। नोड जेएस रन टाइम मतलब जावास्क्रिप्ट की मदद से नोड जेएस में हम उसमें कोड कर सकते हैं, ठीक है। उससे उससे क्या फायदा होगा, उससे ये फायदा होगा कि हम ऐसे असिंक्रोनस ऑपरेशंस कर सकेंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है ऐसे टास्क जो बैकग्राउंड में आराम से प्रोसेस होते रहे, और हम बाकी का एग्जीक्यूशन फ्लो भी चलता रहे। समझ में आ रहा है कि जैसे कि अगर असिंक्रोनस का एग्जांपल दूं, तो मान लो कि तुमने ना, रियल लाइफ एग्जांपल से बता दो, अमेजोन पे कुछ ऑर्डर करा, ठीक है, अमेजोन पे तुम ऑर्डर करा, तो तुमने जैसे ही ऑर्डर कर दिया, अब तुम ना, तुम्हारा ऐप ना तब तक के लिए ब्लॉक हो गया जब तक तुम्हारा वो पार्सल डिलीवर ना हो जाता। सोचो कैसे, कितना अजीब होता कि नहीं, समझ रहे हो, अगर वो सारे टास्क असिंक्रोनस नहीं होते। समझ में आ रहा है। और ये मतलब बहुत थोड़ा लेम सा एग्जांपल है वैसे, एक्चुअल में चीजें ऐसी नहीं होती, लेकिन फिर भी कई हद तक तुम इसको ऐसे समझ सकते हो। समझ में आ रहा है। इसका मतलब यही होता है कि अगर मैं उससे दूसरे उससे समझाऊं, तो मेरे पास ना चार टास्क हैं बेसिकली। अब चार टास्क में से मैं पहला टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ, और जब तक मैं वो परफॉर्म कर रहा हूँ उसके लिए कुछ ना कुछ रिसोर्सेज तो मेरे को चाहिए होंगे। तो वो रिसोर्सेज मैंने ऑक्यूपाई कर रखे हैं, ठीक है। अब मान लो वो सेम रिसोर्सेज ना दूसरे उसको चाहिए, दूसरे टास्क को भी चाहिए। समझ में आ रहा है। जैसे कुछ भी हम करते हैं तो उसके लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, जैसे सीपीयू चाहिए भाई, जीपीयू चाहिए, ठीक है, कुछ मेमोरी रैम स्टोरेज चाहिए ना। तो अब मान लो मैंने वो रिसोर्स ना ऑक्यूपाई कर रखा है। अब वो मैंने अगर वो रिसोर्स ऑक्यूपाई कर रखा होगा, तो फिर वो मैं उसको दूसरे तक कैसे जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। जब तक मैं उसको यूज कर रहा हूँ तब तक वो लॉक, या मान लो किसी रीजन की वजह से वो मेरा जो टास्क वन है वो किसी रीजन की वजह से ना वो फंस गया, ठीक है। तो भाई मेरा तो सारा काम खराब, क्योंकि अब ना मेरा पहला टास्क हो रहा और ना मेरे वो रिसोर्सेज छोड़ रहा। समझ में आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग काम आती है, ठीक है। ये हमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है कि हम अपने सारे टास्क जो हैं वो बैकग्राउंड में रन कर सकें, ठीक है, या फिर कॉल बैक्स के इवेंट लूप के थ्रू रन कर सके। जब तुम नोड जेएस का आर्किटेक्चर पढ़ोगे तब तुम्हें ये चीजें ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी। समझ में आ रहा है। मतलब तुमको इतना समझना है कि जरूरी नहीं कि हर सर्विस एक ही लैंग्वेज में लिखी हुई हो, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखी होती हैं। तो उसके लिए हमें कुछ एक कॉमन फॉर्मेट तो चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए। उसके लिए हमें एक लैंग्वेज एग्नोस्टिक डाटा फॉर्मेट चाहिए, ठीक है। लैंग्वेज एग्नोस्टिक का मतलब तुमको अब तक समझ आ ही गया होगा कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है उस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। एंड डाटा कैन बी अंडरस्टूड यूनिवर्सली। अब तुम देखोगे कि मेरे पास कहीं भी कोई भी जेसन फॉर्मेट का डाटा आएगा ना, तो मैं उसको आराम से समझ लूंगा। समझ में आ रहा है, एक एक सिर्फ एक बार देख के। तो ठीक है। तो एंड क्लाइंट एंड सर्वर एग्री अपॉन अ फॉर्मेट, ऑब्वियसली मैंने तुम्हें बताया था। एचटीटीपी में जब हमने पढ़ा था तो सबसे पहले पहली रिक्वेस्ट में क्या जाता था, हेडर्स के साथ, हेडर्स के साथ कंटेंट टाइप जाता था एक। कंटेंट टाइप हेडर वो सर्वर को क्या बताने की कोशिश करता था, वो उसको ये बताने की कोशिश करता था कि भाई मैं किस किस फॉर्मेट का डाटा एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें। ये वाला पॉइंट उसी में आता है कि वो दोनों क्लाइंट और सर्वर जो है वो एक फॉर्मेट में एग्री कर जाएं डाटा एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है। और अगर हम देखेंगे तो जेसन जो है वो सबसे कॉमन फॉर्मेट है, ठीक है। अब तुम बोलोगे इसमें हम स्टैंडर्डाइज तो कर रहे हैं, ठीक है, फॉर्मेट को एक लैंग्वेज एग्नोस्टिक फॉर्मेट बना रहे हैं, ठीक है। अब वो उसमें हम क्या क्या फॉर्मेट से डाटा स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, ठीक है, या सीरियलाइज कर सकते हैं।
तो उसमें ना बेसिकली दो तरह की डाटा सीरियलाइजेशन टेक्निक्स आती हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड्स होते हैं। पहला होता है टेक्स्ट बेस्ड, ठीक है, और दूसरा होता है बाइनरी फॉर्मेट्स। तो अभी के लिए जैसे कि जेसॉन तुमको इतना समझ आ ही गया होगा कि सबसे पॉपुलर है, ह्यूमन रीडेबल है, और दिखता कैसा है, ऐसा दिखता है एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की इसी तरह, ठीक है। और एक और होता है एक्सएमएल। एक्सएमएल जो है वो बेसिकली ना एचटीएमएल ही होता है, पर थोड़ा सा ना, नहीं, हाँ, सॉरी, एक्सएमएल जो है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, ठीक है। एचटीएमएल की तरह थोड़ा समझ सकते हो, पर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है, देख जैसे कि अगर दिखाऊं तो देखो, ये देखो, ये दिख रहा है, ये थोड़ा एचटीएमएल की तरह ही होता है, बस ये ना थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है कुछ चीजों को लेके, ठीक है। मतलब डाटा कैसे डिफाइन हो रहा है यहाँ पे, ये उन चीजों को लेके स्ट्रिक्ट होता है। समझ में आ रहा है? तो एक्सएमएल हो गया, ये भी टेक्स्ट फॉर्मेट है। और वाईएमएल होता है जब हम, जैसे कि तुम डेवऑप्स में जाओगे ना, तो उसमें वाईएमएल फाइल्स तुम लिखते हो। जैसे कि मैं दिखाता हूँ। वाईएमएल जो है ये एक तरह की ऐसी डिफाइन करने की लैंग्वेज है, इसको ना हम, ये बेसिकली ये भी की वैल्यू पेयर्स का ही इस्तेमाल करती है, जैसे पाइथन में हम करते हैं ना, इंडेंटेशन के थ्रू, बिना किसी ब्रेसेस को यूज करे डाटा डिफाइन करते हैं। तो वाईएमएल थोड़ा वैसा सा होता है, ठीक है। इसमें इन दोनों में मत जाओ, ये दोनों आगे तुम आराम से समझ सकते हो, अभी के लिए, आज के लिए सिर्फ जेसॉन समझो। और ये बाइनरी फॉर्मेट, जब अभी भी ये बाइनरी फॉर्मेट्स में क्या क्या आता है, प्रोटोकॉल बफर्स, जिसको हम प्रोटोबफ बोलते हैं, ये बेसिकली जीआरपीसी में यूज होता है। अब इसको तुम आगे सीख सकते हो, जैसे कि अभी हम इस बैकएंड के इसमें बेसिक सबसे कॉमन और स्टैंडर्ड चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो यूनिवर्सली मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज होती हैं। ये सब चीजें आसान ही हैं, बस अगर तुमने इतना कर लिया तो उसके बाद ये सब चीजें समझने के लिए तुम्हें ज्यादा दिमाग नहीं मारना पड़ेगा। समझ में आ रही है? क्योंकि तुम्हें ऑब्वियसली अंडरलाइन चीजें पहले से पता है। उसके बाद और भी तरीके के बाइनरी फॉर्मेट्स होते हैं, जैसे एफ डो मैसेज पैक, ठीक है। हाँ, तो अब जेसॉन, जेसॉन पे आते हैं। तो वाई जेसॉन, ऑब्वियसली मैंने बताया कि सबसे पहले तो ह्यूमन रीडेबल होता है। देखो तुम ही सोचो ना कितना आसान है इसको समझना किसी भी बंदे के लिए। उसको बस जाके थोड़ा सा समझना है कि चीजें डिफाइन कैसी हो रही हैं, बाकी सब देखो कितना आसान है। मेरे को किसी का नाम डिफाइन करना है यहाँ पे, तो मैं की वैल्यू पेयर्स में करूंगा ऑब्वियसली, ठीक है, सबसे पहली बार। तो उसमें मैंने नाम यहाँ लिखा, उसकी की वैल्यू की डिफाइन करी, उसके बाद उसकी वैल्यू डिफाइन कर दी। फिर मेरे को दूसरा डाटा लिखना है, उसकी एज एज करनी है। फिर एज में मैंने एज में की डिफाइन करी, उसके बाद उसका, बस, ठीक है। तो ऐसे करके इसका सिंटेक्स बहुत सिंपल है, ठीक है, इजी टू पार्स है ऑब्वियसली, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सारी मॉडर्न लैंग्वेजेस में सपोर्ट होता है इसका। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले जावास्क्रिप्ट में, सॉरी, जेसॉन के रूल्स क्या हैं। तो उसमें की जो है सबसे पहली बात, हम जेसॉन में की और वैल्यू के उससे डाटा डिफाइन करते हैं, ठीक है। मतलब जब भी हम डाटा स्टोर करेंगे तो उसको की वैल्यू फॉर्मेट में डिफाइन करेंगे। समझ में आ रहा है? तो उसमें की क्या होता है, सबसे पहली बात, की सबसे पहली बात, सबसे जब भी हम उसको डिफाइन करेंगे तो वो की जो है एक स्ट्रिंग होगा, ठीक है। अब स्ट्रिंग क्या होता है तुम्हें पता होगा, स्ट्रिंग होता है जो भी डबल कोट्स के अंदर हो, ठीक है। जो भी डबल कोट्स के अंदर हो उसको हम स्ट्रिंग बोल देते हैं, खत्म बात। डबल कोट्स क्या होते हैं, ये जो है ना, ये कोट्स होते हैं, कोट बोलते हैं इसको। तो जो भी डबल कोट्स के अंदर हो वो स्ट्रिंग हो गया, खत्म। तो कीज जो है जेसॉन में ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी वैल्यू, उसकी वैल्यू जो है वो कुछ भी हो सकती है। अब वो मान लो एक स्ट्रिंग है,
वो नंबर हो सकती है, बूलियन हो सकती है। बूलियन का मतलब क्या, बूलियन का मतलब ट्रू या फॉल्स। नंबर का मतलब नंबर, समझ में आ ही रहा है, नंबर में तुम इंटीजर भी कर सकते हो, इंटीजर का मतलब बिना डेसिमल पॉइंट्स के या डेसिमल पॉइंट्स के साथ भी। ठीक है। और इंटीजर और फ्लोट मतलब डेसिमल पॉइंट्स के साथ और डेसिमल पॉइंट के लिए सेम इसमें डाटा टाइप है नंबर। तो ये डाटा टाइप तुम समझने की जरूरत है भी नहीं वैसे ज्यादा। और उसके बाद एरे डिफाइन कर सकते हो एज अ वैल्यू। ठीक है। या फिर एक जेसॉन ऑब्जेक्ट के अंदर, सॉरी, एक की के अंदर एक ऑब्जेक्ट भी डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे तुम देखो, ये एड्रेस की है, ये एड्रेस की है ना। इस एड्रेस की के अंदर मैंने अ, एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करा है। समझ में आ रहा है। और फिर इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने कुछ कीज डिफाइन करी है, कुछ वैल्यूज डिफाइन करी है। तो इसको हम ना थोड़ा सा एक्शन में देखते हैं वर्कशॉप से। तुमने इस वाले ऐप को यूज करने की कोशिश करी थी? इसमें बेसिकली मैंने मैंने रेंडर पे अपलो होस्ट कर रखा है। और वो थोड़ी देर के लिए ना, मतलब अगर 1-2 घंटे के लिए कोई यूज ना करे तो सर्वर में थोड़ा डाउन चला जाता है। और फिर दोबारा सर्वर अप होने में 50 सेकंड लगते हैं मिनिमम। कल यूज किया था, तब तो आ रहा था रिस्पॉन्स। हाँ, 50 सेकंड लगते हैं, सर्वर अप हो जाता है दोबारा। तो छोड़ो इसको, इसी में चला के देखते हैं। बाप रे। हाँ, आ गया देखो। हाँ, तो हमने यहाँ पे क्या करा है देखो। सबसे पहले यहाँ पे हमने एक स्टैटिक राउट है, ठीक है। सबसे पहली बात, स्टैटिक राउट में हमने क्या करा है, स्टैटिक राउट में हमने एक पोस्ट मेथड डिफाइन करा है। वो पोस्ट मेथड में क्या करा है हमने, एक जो है, एक नई बुक क्रिएट करने का ट्राई कर रहा है। ये सबसे पहले मान लो एक ऐप है जिसमें ना सारी, कोई बुक स्टोर है, उसमें सारी बुक्स की ना इंफॉर्मेशन है। तो हमें ना एक नई बुक ऐड करनी है लिस्ट में। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक बॉडी भेजूंगा। उस बॉडी में क्या होगा, उस बॉडी में ये मैं उसकी सारी बुक की सारी इंफॉर्मेशन दूंगा, जैसे कि टाइटल हो गया, ऑथर हो गया, प्राइस हो गया। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद मैं जैसे इसको भेजूंगा तो यहाँ पे क्या आया देखो, एक नई बुक क्रिएट हो गई। हुई ना। अब यहाँ पे जितना भी देखो डाटा मैंने भेजा, सबसे पहले मैंने डाटा कैसे भेजा। ये डाटा जो मैंने भेजा वो किस फॉर्मेट में तुम्हें लग रहा है।
बताओ, जेसॉन में है ये, है ना? जेसॉन में है कि नहीं? वो मेरे जेसॉन में कैसे पता? ये देखो करली ब्रेसिस है, ठीक है। और देखो यहाँ पे जितना भी डाटा है वो की वैल्यू पेयर्स में है, सबसे पहली बात की वैल्यू पेयर्स में है, और की वैल्यू पेयर्स में तो है ही। उसके बाद की जो है वो एक एज अ स्ट्रिंग डिफाइन करी गई है यहाँ पे, ठीक है। और जो डाटा है वो या तो एज अ स्ट्रिंग, सॉरी, जो वैल्यू है किसी भी की वो या तो एज अ स्ट्रिंग है या फिर एज अ नंबर है। तो इससे मैं इतना पता लगा सकता हूँ कि भाई ये जो फॉर्मेट है वो जेसॉन फॉर्मेट ही है, ठीक है। तो मैं इस जेसॉन फॉर्मेट को मैंने भेज दिया। ओके, और जब मैंने भेजा तो सर्वर ने उससे क्या रिस्पॉन्स करा? सर्वर ने बोला कि हाँ भाई, जो आप बुक क्रिएट करना चाहते थे वो मैंने क्रिएट कर दी है, ठीक है। देखो यहाँ पे वो ये ना, नई नई बुक क्रिएट, देखो आईडी इसकी, ऑब्वियसली आईडी सर्वर ने खुद ही जनरेट कर दी इसकी, ठीक है। टाइटल देखो नया, वही चीज। और इसमें सर्वर ने क्या रिस्पॉन्स करा? सर्वर ने बेसिकली दो चीजें रिस्पॉन्स करी है, एक तो मैसेज करा है, ठीक है, और एक डाटा करा है। डाटा में उसने क्या करा है, देखो मैं सबसे पहली बात, मैसेज जो की है इसमें उसने किस तरह की वैल्यू मेरे को दी है? स्ट्रिंग वैल्यू दी है, ठीक है। स्ट्रिंग में उसने क्या लिखा है? स्टैटिक राउट पोस्ट न्यू बुक क्रिएटेड, ऑब्वियसली, ठीक है। और डाटा जो की है इसके अंदर क्या किस तरह का डाटा उसने मेरे को भेजा है? इसके अंदर उसने एक एरे फॉर्मेट में मेरे को डाटा भेजा है। अब उस एरे के अंदर उसने किस तरह का डाटा मेरे को भेजा है? उस एरे के अंदर उसने मेरे को ऑब्जेक्ट्स भेजे हैं, ठीक है। मतलब एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स भेजा है, ठीक है। एक ऐसा एरे भेजा है जिसमें उसने ऑब्जेक्ट स्टोर करके भेजा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। उसमें सारी अलग अलग किताबों की इंफॉर्मेशन, जैसे पहली ये है, उसका नाम है द ग्रेट गेट्स बाय, ठीक है। ऑथर ये है, प्राइस ये है, समझ में आ रहा है? तो इतना हमने इससे देख लिया, ठीक है। चलो, अब ऑब्वियसली जब भी हम कुछ डाटा भेजेंगे तो डाटा हम जेसॉन में भेजें, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड ज्यादा बेटर है। बाकी तुम कुछ और भी यूज कर सकते हो अपने यूज केस के हिसाब से, समझ में आ रहा है, परफॉर्मेंस के हिसाब से। क्योंकि कभी कभी देखा जाता है किसी किसी आर्किटेक्चर में कि ये प्रोटोबफ जो है, बाइनरी फॉर्मेट्स जो है, जैसे लिंक्डइन है ना, लिंक्डइन, मेरे हिसाब से जहां तक मेरे को पता याद है, लिंक्डइन जो है वो अपने बैकएंड में इसी को प्रोटोबफ को यूज करता है, समझ में आ रहा है? क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा परफॉर्मेंट होता है, बाइनरी है, लेकिन इसका वो अलग होता है थोड़ा सा, प्रोटोकॉल जीआरपीसी प्रोटोकॉल के उसमें होता है, ठीक है। तो वो तुम्हारे आर्किटेक्चर और इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से सब ये सब चीजें डिफाइन होती हैं, समझ में आ गया? तो यहाँ पे तुम पूरा फ्लो समझ सकते हो कि सब सब कुछ एक्सप्लेन है कि सबसे पहले डाटा रिक्वेस्ट के थ्रू पहुंचा कैसे सर्वर तक, ठीक है, क्लाइंट से। और फिर सर्वर ने उसको रिसीव कैसे करा, फिर जैसे ही वो जेसन को रिसीव करेगा तो उसको किसी ना किसी अपने नेटिव डाटा स्ट्रक्चर में उसको डिफा सॉरी कन्वर्ट करेगा। कन्वर्ट करके वो क्या करेगा, उसमें कुछ भी बिजनेस लॉजिक परफॉर्म करेगा। बिजनेस लॉजिक में यहाँ पे क्या हुआ था? बिजनेस लॉजिक में अगर हम यहाँ पे एक्सप्लेन करें तो उसने क्या करा था, उसने सबसे पहले जाके उसकी, जो मेरे नई बुक क्रिएट करना चाहता हूँ उसकी सबसे पहले आईडी जनरेट करी। क्योंकि भाई आईडी तो मैंने अपनी इसके साथ नहीं भेजी ना, आईडी तो सर्वर ने खुद जनरेट करी, खुद खुद उसको आईडी अलॉट करी। तो आईडी जनरेट करी, ठीक है। उसके बाद उसने डाटाबेस में सेव करा, ठीक है। फिर डाटाबेस में जैसे उसने सेव करा, उसके बाद डाटाबेस से रिस्पॉन्स आया कुछ कि हाँ भाई, जो आप सेव करने आ रहे थे वो सेव हुआ कि नहीं। फिर उस चीज का रिस्पॉन्स लेकर सब कुछ प्रोसेस करके उसने मेरे को रिस्पॉन्स दिया, समझ में आ गया? हाँ, तो सेंडिंग रिस्पॉन्स फिर पार्स करके जो भी है। तो अब एज एन अब सीरियलाइजेशन डिसीरियलाइजेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि ऑब्वियसली कभी कभार ऐसा हो सकता है तुम्हारा आर्किटेक्चर जैसे जैसे चेंज हो, वैसे वैसे तुम्हें चीजें अडॉप्ट करनी पड़े। अडॉप्ट मतलब तुम्हें नए नए हो सकता है फॉर्मेट्स डिफाइन करने पड़े, जो कि, या फिर सॉरी, नए नए फॉर्मेट्स यूज करने पड़े, ठीक है।
और इन सब में ना सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब तक तुम डाटा एक्सचेंज नहीं कर पाओगे तब तक तुम्हारा सिस्टम काम करने लायक भी कैसे बनेगा। समझ में आ रहा है। और बस आज के लिए वैसे इतना ही था, छोटी क्लास है। ये सारे नोट्स तुम पढ़ सकते हो आराम से। ठीक है, बहुत सिंपल है, बस ये वाली ये नॉलेज जो है क्या नाम है, देवांश बंद कर दिया रिकॉर्डिंग। हाँ, ये सब नॉलेज ना तब काम आती है जब तुम किसी बढ़िया उस पे, एक मिनट बस। हाँ, तो सीरियलाइजेशन और डिसीरियलाइजेशन कॉन्सेप्ट का तुम्हें तब पता लगता है कि जब तुम किसी बड़े सिस्टम पे काम करते हो और हर सर्विस जो है अलग अलग उसमें लिखी हुई है। ठीक है, तो जब फिर ऑब्वियसली जब डाटा एक्सचेंज करना पड़ेगा उसमें जरूरी थोड़ी तुम जेसन जेसन को यूज करे, हो सकता है तुम प्रोटोबफ का यूज करो, मैसेज पैक का यूज करो। ठीक है, उसमें हर चीज को अलाइन करना, ठीक है, और मैनेज करना अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क हो सकता है, होता है। और ये सब चीजें तुम तब तक नहीं समझ सकते तब तक तुम्हें अंडरलाइन चीजें पता ना हो कि हाँ भाई ये चीजें भी हो रही हैं नेटवर्क के थ्रू, काम कैसे कर रही हैं। समझ में आ रहा है। और इसके बारे में तुम थोड़ा और अच्छे से समझ सकते हो जब तुम कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ो, क्योंकि उसमें फिर तुम पढ़ोगे कि डाटा क्या बोलते हैं, कन्वर्ट कैसे होता है, कि कोई भी डाटा फॉर्मेट फ्रेम्स में कन्वर्ट होता है, आईपी पैकेट्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और फिर उसको हेडर्स के थ्रू या बॉडी के थ्रू ट्रांसमिशन कैसे होता है। समझ में आ रहा है। बोलो, किसी को इसमें डाउट है? वैसे इसमें बहुत चीजें सिंपल हैं फिर भी। हेलो। देवांश रिकॉर्डिंग हुई है पूरी? अच्छा, यार मेरी लगता था दोबारा रिकॉर्डिंग बंद हो गई बीच में। Shit. कंटिन्यू हो गई भाई, आज की क्लास खत्म।